हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट्स की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीओसी का ओवरव्यू लिया था कि जीओसी में 4 इंटरमीडिएट या 5 इंटरमीडिएट जो हमने पढ़ने थे वो पढ़े थे कौन कौन से। कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन और नाइट्रीन के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी डिस्कशन की थी। अब हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट्स में। सबसे पहले बात करेंगे कि इंटरमीडिएट होता क्या है, और आज हम लोगों का डिस्कशन जो होगा वो बेस्ड है फ्री रेडिकल्स के ऊपर। ठीक है, तो इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं इस बात को समझते हैं। तो हमें ये पता है कि हमारे पास रिएक्टेंट होता है। क्या होता है? रिएक्टेंट है। ठीक, रिएक्टेंट से हमें बनाना होता है क्या? प्रोडक्ट। क्या बनाना होता है? प्रोडक्ट बनाना होता है। ठीक, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो चीज लाई करती है वो इन जनरल हम उसे कहते हैं क्या? वो क्या हो सकती है? इंटरमीडिएट हो सकती है, या फिर ट्रांजिशन स्टेट हो सकती है। क्या हो सकती है? इंटरमीडिएट हो सकती है या फिर ट्रांजिशन स्टेट हो सकती है। तो दो चीजें हो सकती हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, या तो इंटरमीडिएट होगा या फिर ट्रांजिशन स्टेट होगी। अब हम कब कहेंगे कि कोई इंटरमीडिएट बना है और कब कहेंगे कि कोई ट्रांजिशन स्टेट आई है? अगर रिएक्शन को कंप्लीट होने में, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचने में 10⁻⁻6 सेकंड से कम का टाइम लगता है, तो हम कहते हैं रिएक्शन जो जा रही है, अगर कम का टाइम लग रहा है, लेसर टाइम अगर इससे लगा, तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे रिएक्शन जो है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू जा रही है। किसकी तरह जा रही है? कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू जा रही है। किसके थ्रू जा रही है? कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू जा रही है। कंसर्टेड मैकेनिज्म में क्या बनते हैं? कंसर्टेड मैकेनिज्म में जो बनती है वो बनती है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनती है? कंसर्टेड मैकेनिज्म में जो बनती है वो बनती है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, इसमें क्या बन रही है? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, और अगर 10⁻⁻6 सेकंड से ज्यादा का टाइम लग गया, मोर टाइम लगा, ठीक, अगर मोर टाइम लगा तो उस केस में क्या होगा? इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे। क्या होंगे? इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे। ठीक, बात को साथ साथ लिखते चलोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। तो हुआ क्या कि हमारे पास रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना था। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में दो चीजें हो सकती थी। क्या हो सकती थी? या तो हमारा इंटरमीडिएट होगा या हमारा क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट होगी। अब ट्रांजिशन स्टेट कब आएगी और इंटरमीडिएट कब आएगा, ये डिपेंड करेगा इस टाइम पे। अगर माइक्रोसेकंड से कम का टाइम लगेगा तो हम कहेंगे रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जा रही है, रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा ऐसी सिचुएशन में। और ऐसी सिचुएशंस को कहते हैं हम लोग कंसर्टेड मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? कंसर्टेड मैकेनिज्म। मतलब उनमें केवल ट्रांजिशन स्टेट ही ऑब्जर्व होगी, कोई इंटरमीडिएट डिटेक्ट नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं क्या? कि रिएक्शन जा रही है कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में अंतर भी समझते हैं। लेकिन अगर 1 माइक्रोसेकंड से ज्यादा का टाइम लग रहा है तो हम कहेंगे कि उसमें क्या बन जाएंगे? इंटरमीडिएट बनेंगे। और इंटरमीडिएट वो चीजें हैं जिन्हें हम आइसोलेट कर सकते हैं, वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है। किससे? ट्रांजिशन स्टेट से। तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक मेरी बात पूरी तरह से मेरे को लगता है समझ में आ गई होगी। अब इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। तो आगे बात करने के लिए हमने क्या किया कि हमें पता है कि हमारे पास क्या था भाई, फिर से देख लेते हैं क्या था हमारे पास। हमारे पास था रिएक्टेंट था, और हमारे पास यहां पे मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि इंटरमीडिएट था। ठीक, और यहां से क्या बन गया? यहां से बन गया प्रोडक्ट। ठीक, जब भाई हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखे तो रिएक्टेंट जो था वो कैसा था? वो स्टेबल चीज है। कैसी चीज है? स्टेबल चीज है। कैसी चीज है? स्टेबल चीज है। प्रोडक्ट भी हमें नेक डाइस से दिख रहा है तो कैसी चीज है? स्टेबल चीज है। जो इंटरमीडिएट है हमारा, जो इंटरमीडिएट है हमारा वो कैसा है? वो स्टेबल है या अनस्टेबल है? वो हमारा अनस्टेबल चीज है। कैसी चीज है? अनस्टेबल चीज है, जिसे हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा, जो हमें दिख नहीं रहा है। ये कैसा है? ये अनस्टेबल है। तो हमें दो चीजें स्टेबल पता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्टेबल है, और जो इंटरमीडिएट है वो कैसा है? रिलेटिवली कम स्टेबल है। किससे? रिएक्टेंट से भी और प्रोडक्ट से भी। बात इतनी क्लियर है?
जो इंटरमीडिएट है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से इन जनरल मैं कह सकता हूं, अगर मैं हमेशा ना कहूं तो इन जनरल तो कह सकता हूं कि वो क्या है, वो कम स्टेबल चीज है। अब हमें ये जज करना है कि इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, या इंटरमीडिएट कम स्टेबल होगा तो अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, ये तो मैं बताना पड़ेगा। तो जरा कमेंट करके बताओ मेरे को कि क्या, कि इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, या इंटरमीडिएट कम स्टेबल है तो अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे को, जिससे मेरे को पता लग जाए कि क्या हो रहा है। ठीक, तुम क्या सोच रहे हो? तो भाई मैं मान लेता हूं कि सबने कमेंट किया है, मैं आगे बात करना शुरू ही करता हूं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट हमें क्या चेक करना है, हमें जो अनस्टेबल चीज है इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक करनी है। क्या चेक करनी है? रिलेटिव स्टेबिलिटी। क्योंकि इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट उतना ही अच्छा बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ greater the stability of intermediate better will be the yield। ये इन जनरल बात ट्रू लिखी जा सकती है, बेटर विल बी द यील्ड। यील्ड मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट विल बी बेटर। हाउ कैन यू से दैट? वी कैन से दैट इन सच अ मैनर, सपोज यू आर इन 12th, मान लेते हैं कि हम लोग 12th में, 12th हमारा जितना बेहतर होगा उतना हमारा करियर अच्छा बीतेगा, हम लोग जेई में सेलेक्ट हो जाएंगे, ज़्यादा आराम मिलेगा। अब ऐसा इंटरमीडिएट एक ऐसी सिचुएशन है जो ट्रांजिशन स्टेट और से थोड़ी ज़्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट से थोड़ी कम स्टेबल है, हम वहाँ पे रुक नहीं सकते हैं। तो इंटरमीडिएट क्या है? इंटरमीडिएट जितना, इसीलिए 12th को भी क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कहते हैं। क्यों? क्योंकि 12th जो है तुम्हारा, वो जितना ज़्यादा स्टेबल तुम होगे 12th में, जितना अच्छे से पढ़ लोगे उतना प्रोडक्ट यानी कि तुम्हारा कॉलेज उतना बेहतर मिलेगा। सिंपल बात है। जैसे अगर तुम्हें मान लो कि फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आना हो, तो एक तरीका ये है कि तुम सीधे ऊपर से नीचे कूद पड़ो, भैया कूदना मत कोई जना, ऐसा है ना, ऊपर से नीचे डायरेक्ट कूद सकते हैं। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि हम लोग कहें कि हम लोग सीढ़ियों से जाएंगे, और सीढ़ियां हमारी क्या है? इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं ग्राउंड फ्लोर तक हमें ले जाने के लिए। ठीक है, अब इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं तो क्या हम सीढ़ियों पे रुक सकते हैं बहुत देर तक? नहीं रुक सकते, क्योंकि हमें अल्टीमेटली कहाँ पहुंचना है? हमें पहुंचना है ग्राउंड पे। ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक का बैकबोन भाई यहीं से शुरू होता है कि हमें करना क्या, हमें सोचना कैसे है, हमारा प्रोसेस ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए, हम कैसे सोचेंगे। तो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं बहुत सारी, मान लो 10 सीढ़ियां हैं तो 10 हमारे इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं। ठीक है, तो हम लोग वो रिएक्टेंट में भी तुम ज्यादा स्टेबल थे भाई, अपने रूम में तो ज्यादा स्टेबल हो, जहां तुम्हें डेस्टिनेशन थी ग्राउंड फ्लोर वहां पहुंचना, वहां पे भी तुम ज्यादा स्टेबल हो। अगर तुम सीढ़ियों पे अनस्टेबल हुए, जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं वहां पे तुम क्या हो जाओ? अनस्टेबल हो जाओ। अब अगर तुम वहां पे अनस्टेबल हुए तो होगा क्या? उससे गिर जाओगे भाई, फटाफट टम्बल करोगे, दर 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 कर नीचे गिर जाओगे, और जब नीचे गिरोगे तो क्या होगा? सुरक्षित तो नहीं पहुंचोगे। तो इंटरमीडिएट स्टेप्स पे स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी? आई होप काफी क्लियर होगी बात ये। ठीक है, कमेंट करके बताते रहो यार, क्योंकि मेरे को ऐसे पता नहीं चलता कि जब तुम कमेंट ज्यादा करते हो तो मेरे को लगता है कि तुम लोग पढ़ रहे हो, सिंपल बात है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं कि हमें पता लग गया कि स्टेबिलिटी हमें किसकी चेक करनी है, रिलेटिव स्टेबिलिटी हमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी चेक करनी है? इंटरमीडिएट्स की चेक करनी है। तो अगर हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम बना दें, एनर्जी प्रोफाइल बना देते हैं, एनर्जी प्रोफाइल में यहां पे लिख लेते हैं एनर्जी, और यहां पे लिख लेते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, इन्हें हम प्यार से आरसी लिखेंगे अगली बार से। तो हमने मान लिया फिलहाल के लिए कि हुआ क्या, कि मान लो यहां पे हमारा क्या था, यहां पे हमारा रिएक्टेंट था, और कहीं यहां पे हमें पहुंच के प्रोडक्ट बनाना था। यहां पे क्या था? हमारा रिएक्टेंट था। जी भाई, जो पहली बार पढ़ रहा है उसे भी समझ में आएगी मेरी बात, ध्यान सुनना। तो हम रिएक्टेंट से चले, तो रिएक्टेंट से रिएक्शन चली तो ऊपर गई,
और मान लेते हैं कुछ इस तरह से नीचे आ गई। ठीक, कोई भी रैंडम सा कर्व बना दिया। तो यहां पे रिएक्टेंट है, यहां पे प्रोडक्ट है। अब अगर हम इसकी एनर्जी करस्पॉन्डिंग देखें तो यहां पे लाई कर रही होंगी। इन दोनों की एनर्जी के गैप को हम लोग डेल्टा एच कहते हैं, जिसे कहते हैं इंथैल्पी। क्या कहते हैं? इंथैल्पी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की एनर्जी प्रोफाइल जो है उसके गैप को हम क्या कहते हैं? इंथैल्पी कहते हैं। किसके बराबर होगी वो भी लिख दूंगा। तो हुआ क्या कि जब हमने ऐसा किया तो हमारे पास क्या आया कि एक वैली ये आई, एक वैली ये आई, दो वैली आई और तीन माउंटेन्स आई। एक पॉइंट हम यहां पे लिख सकते हैं, ये आया हमारे पास, एक ये आया और एक ये आया। ये तीन माउंटेन्स आ गई हमारे पास में। ठीक, तो हम इस पॉइंट को क्या लिखेंगे? ये हमारी क्या है? ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट है। क्या है? TS1। ये क्या है? TS2 है। और ये क्या है? TS3 है। बात समझ में आई? जो इंटरमीडिएट है वो कौन सा है? वो ये है I1 और I2। ये दो इंटरमीडिएट बने और हमारे पास तीन ट्रांजिशन स्टेट आई। ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, बात समझ में ज्यादा अच्छे से आएगी कि क्या हुआ कि रिएक्टेंट से ज्यादा एनर्जी किसकी है? ट्रांजिशन स्टेट की। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बॉल रखेंगे तो ये क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, आ जाएगा। लेकिन ये एब्सोल्यूट स्टेबल नहीं, क्योंकि अभी इसकी एनर्जी ज्यादा है। किससे? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज्यादा है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि रिएक्शन फिर से आगे चलेगी और इंटरमीडिएट बने। तो हमारे पास क्या आ गए? टीएस का मतलब क्या है? मैं यहां लिख देता हूं। टीएस का मतलब है क्या? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, और आई का मतलब है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। तो ये ट्रांजिशन स्टेट आ गई और क्या आ गया? इंटरमीडिएट आ गया हमारे पास में। बात समझ में आ रही तो नहीं कि ट्रांजिशन स्टेट आ गया और इंटरमीडिएट आ गया। अब हमारे पास अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारे पास ट्रांजिशन स्टेट आई है तीन। ट्रांजिशन स्टेट कितनी आ गई है? ट्रांजिशन स्टेट आई है तीन और इंटरमीडिएट आए हैं दो। तो हम ये बात कह सकते हैं कि इन जनरल अगर लिखना हो तो ट्रांजिशन स्टेट इज इक्वल टू इंटरमीडिएट प्लस वन। कि ट्रांजिशन स्टेट जितनी हमें जरूर मिलेंगी वो क्या होगी? इंटरमीडिएट प्लस वन बनेगी। इन जनरल हम इस बात को लिख सकते हैं। ठीक, ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसी चीज है कि मान लो कि अगर हम इस पेन को उछाल रहे हैं तो क्या होगा? ये पेन ऊपर तक जाएगा, कहीं एक पॉइंट पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी और वापस आएगा। तो उस पॉइंट को हम ट्रांजिशन स्टेट कर रहे हैं। वो अटेनेबल नहीं है, बस उसे ऑब्जर्व किया जा सकता है, उस पर वहां पे रुका नहीं जा सकता। और ट्रांजिशन स्टेट को ही जब फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो इसे कोल भी कहते हैं। COL, कोल भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियरिटी से समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और डेल्टा एच की बात अगर हम करें तो डेल्टा एच के लिए हम अलग अलग रिएक्शन के लिए लिखेंगे। तो इन जनरल डेल्टा एच क्या लिखते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। वो केमिकल काइनेटिक्स में जब हम लोग देखेंगे तब कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए इसकी हमें जरूरत थी, तो हम लोगों ने ये बात कर ली कि इंटरमीडिएट क्या है और ट्रांजिशन स्टेट क्या है। यहां तक बात समझ में आनी चाहिए कि इंटरमीडिएट क्या है और ट्रांजिशन स्टेट क्या है और वो कैसे एक दूसरे पे के साथ उनका रिलेशन क्या, कैसे वेरी कर रही। ठीक है, चलो भाई, अब ये बात समझ में आ गई कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट क्या है। तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। और आगे बढ़ के अगर हम बात करें इसमें, तो हम सबसे पहला जो इंटरमीडिएट डिस्कस करना है, वो सबसे पहला इंटरमीडिएट जो हमें डिस्कस करना है वो कौन सा करना है? वो हमें फ्री रेडिकल डिस्कस करना है। कौन सा डिस्कस करना है? फ्री रेडिकल डिस्कस करना है। फ्री रेडिकल, आराम से देखेंगे। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का मतलब क्या है? फ्री रेडिकल का मतलब है कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया एक्स्ट्रा, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं। बात इतनी समझ में आनी चाहिए आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए। ठीक, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि फ्री रेडिकल है। अब फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टी हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी लिखी थी, दोबारा से लिख लेते हैं कि जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी उसके लिए भी आराम हो जाए। तो फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टी क्या क्या थी भाई? पहली प्रॉपर्टी थी कि कैसे बनेंगे?
ये बनते हैं होमोलिसिस से। कैसे बनते हैं? होमोलिसिस से बनते हैं। तो लिख लेते हैं फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म बाय, लिख देते हैं फॉर्म बाय होमोलिसिस, फॉर्म बाय होमोलिसिस। होमोलिसिस से बनना है। नंबर 2 पॉइंट देख लेते हैं भाई। थोड़े पॉइंटर बना ही लेता हूं यार पहले, क्योंकि बार बार पेन बदलने में टाइम बर्बाद होता। ठीक, होमोलिसिस से बने। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के अराउंड। तो कार्बन के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन गिनोगे यार, तो कार्बन के अराउंड इलेक्ट्रॉन कैसे गिनेंगे? यहाँ पे कार्बन बना लेते हैं, यहाँ पे H आ गया, H आ गया और ये H आ गया, और ये इसका एक प्योर p ऑर्बिटल आ गया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कैसा है? 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। बात समझ में आ रही? ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन आ गए भाई? हाइड्रोजन जो CH बॉन्ड है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। तो CH3 है तो 6 तो वो होगा और एक कार्बन के पास एक्स्ट्रा बचा, तो क्या हो गया? ये 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। मेरी बात इतनी क्लैरिटी से समझ में आ रही? देखो यार, ऑर्गेनिक सीखने के लिए ना ऑर्गेनिक तरीके से ही आएगी वो, है ना। बिल्कुल बेसिक्स क्लियर कर दूंगा और इसके प्रोसेस को खत्म होते होते तुम्हें ऑर्गेनिक में मास्टरी हो जाएगी। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें करना क्या है, पेशेंस रख के सीखना है इसे। ठीक है, चलो। 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है या डेफिशिएंट है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करें, एक्सेप्ट कर लें, या 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन इसके पास तो जगह केवल एक इलेक्ट्रॉन को लेने की है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक, तो ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल दोनों ही नहीं है। तो यहां पे लिख लेते हैं, अगला पॉइंट लिख लेते हैं यहां पे। बनाई, आगे स्लाइड नहीं यूज करते यार, यहीं पे लिख लेते हैं फटाफट। क्या? कि नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल तो ये कैसे भी नहीं है। ठीक, न्यूक्लियोफाइल तो ये कैसे भी नहीं है। ठीक, लुईस एसिड है? नहीं है, नॉट अ लुईस एसिड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो लुईस एसिड भी नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, लुईस एसिड नहीं है, और इसके पास क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी बात लिख दूं, वैसे ही तो अंडरस्टूड बात है कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हुआ? ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या हो गया भाई? बताओ, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? ये कैसा हो गया? ये हो गया पैरामैग्नेटिक। कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक हो गया। ये कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक हो गया। यहां तक बात क्लियर हो रही है कि 7 इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इलेक्ट्रोफिलिक था, इलेक्ट्रोफाइल नहीं था, न्यूक्लियोफाइल नहीं है, लुईस एसिड नहीं है, और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या है? पैरामैग्नेटिक है। ठीक, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लें, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा? बॉन्ड एंगल 120 आ जाएगा, और ये जो p ऑर्बिटल है ये परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है। ये जो p ऑर्बिटल है कैसा है? परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई कि sp2 हाइब्रिडाइज आ रहा है और परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल में रह रहा है। ठीक, ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, अब इसके बाद जो बात है कि रेडिकल को पकड़ने के लिए हमें रेडिकल स्कैवेंजर्स की जरूरत होती है, जो ऑक्सीजन बहुत अच्छा होता है। तो लिख लेते हैं, यहां पे लिख देता हूं कि फ्री रेडिकल्स आर ट्रैप्ड बाय, फ्री रेडिकल्स आर ट्रैप्ड बाय O2, दैट्स वाई
ऑक्सीजन इज नोन एज रेडिकल स्कैवेंजर। रेडिकल स्कैवेंजर कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? रेडिकल स्कैवेंजर कहते हैं। रेडिकल स्कैवेंजर का मतलब पकड़ लेता है। और ऐसा क्यों करता है भाई? कमेंट करके बताओ कि ऐसा क्यों करता है। मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी बताओ। कि ये इसलिए ऐसा करता है क्योंकि ऑक्सीजन खुद भी कहां पे रहता है? ऑक्सीजन खुद भी डायरेडिकल के फॉर्म में रहता है, बिकॉज ऑक्सीजन इटसेल्फ एग्जिस्ट एज डायरेडिकल। कैसे? अगर O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम लिखा जाए, MOT से अगर O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, तो O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा भाई? O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर आ जाएगा सिग्मा 2pz2। ठीक, फिर इसके बाद क्या आता है? फिर इसके बाद आएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और 1+1 लिखेंगे, और यहां पे भी 1+1 लिखेंगे दो को, और फिर लिखेंगे पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और यहां पे एक एक लिख देंगे। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये वाला और ये वाला, यही रेडिकल को पकड़ने के काम आते हैं। बात समझ में आई? हम सब लोगों ने याद किया कि O2 कैसे होगा? O2 जनरेट होगा किस? O2 क्या करेगा? रेडिकल स्कैवेंजर का काम करेगा। O2 जो क्या करेगा? रेडिकल स्कैवेंजर का काम करेगा। लेकिन रेडिकल स्कैवेंजर का काम करेगा कैसे? जब उसके पास खुद के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वो खुद भी पैरा। भाई सिंपल है, अगर तुम्हें, सिंपल समझो कि अगर तुम्हें रेडिकल को पकड़ना है तो तुम्हें रेडिकल चाहिए, कैटायन को पकड़ना है तो क्या चाहिए? एनायन चाहिए। तो रेडिकल को पकड़ने के लिए क्या चाहिए? रेडिकल ही चाहिए होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होगा। पैरामैग्नेटिक चीज को पैरामैग्नेटिक चीज से ही पकड़ेंगे। इसलिए O2 को हम लोग क्या कहते हैं? रेडिकल स्कैवेंजर कहते हैं। ये बात सबने याद करी थी? कितने लोगों को ये बात इसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्लैरिटी से पता थी? ये कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, बात क्लियरली समझ में आनी चाहिए। ठीक, मेरी समझ में तो तुम्हें आ रही होगी कि बात क्लैरिटी से है। इसमें ज्यादा कठिन तो पढ़ाई नहीं रहा हूं मैं, कठिन बात तो करूंगा थोड़े दिनों में, लेकिन अभी तो बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब O2 जो मतलब जो फ्री रेडिकल है, इन्हें जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग होमोलिसिस करते हैं, और इनके लिए जो सॉल्वेंट चाहिए होता है वो हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो यहां पे एक बात लिख देते हैं कि फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय homolysis of covalent bond of covalent bonds in non-polar solvents। हमें सॉल्वेंट कैसा चाहिए होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अभी तक हम लोगों ने क्या सीख लिया? हम लोगों ने सीख लिया कि रेडिकल क्या होते हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे होता है? परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल में। तो इसका मतलब रेडिकल पे प्लेन के ऊपर से भी अटैक किया जा सकता है और प्लेन के नीचे से भी अटैक करा जा सकता है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही है? तो और बनेंगे किसमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट में बनेंगे। किसके प्रेजेंस में? किसी होमोलिसिस करवानी पड़ेगी। अब होमोलिसिस कराने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। तो है ही ना, लेते हैं जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल कि हम फ्री रेडिकल कैसे करेंगे। लिखना शुरू करते हैं इस बारे में कि जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल करते हैं। राइटिंग तो मेरी समझ में आ रही होगी, हमें उम्मीद है। जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल में पहली हेडिंग डाल लेते हैं, नंबर 1, बाय
थर्मोलिसिस। थर्मोलिसिस का मतलब है कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ हीट। तो क्या लिखेंगे इसे? थर्मोलिसिस लिख देता है। थर्मोलिसिस। थर्मोलिसिस का मतलब क्या है? थर्मोलिसिस का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड विद हेल्प ऑफ हीट। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ हीट। ठीक। तो थर्मोलिसिस में हम क्या कर रहे हैं? बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, किसकी मदद से? हीट की मदद से तोड़ रहे हैं। अब जब हीट की मदद से तोड़ रहे हैं तो इसके हम रिएक्शंस लिखने की कोशिश करते हैं। जब रिएक्शंस लिखने की कोशिश करते हैं तो क्या लिखते हैं? पहली रिएक्शन हमने मान लिया क्या हमारे पास है, हमने मान लिया हमारे पास कोई Cl2 नाम का मॉलिक्यूल है। ठीक। अब Cl2 नाम का मॉलिक्यूल है तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, एक पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसे जब हम हीट करेंगे, डेल्टा मतलब हीट करेंगे, तो क्या होगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग चला जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो होमोलिसिस हुई तो इससे क्या बन गए? Cl रेडिकल बना और Cl रेडिकल बना। ठीक। बात समझ में आई कि हमने क्या किया? हीट दी, तो हीट देने से क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेच होगा और स्ट्रेच होके क्या करेगा? टूट जाएगा। ठीक है। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल को हम हीट देके रेडिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम गोज विद अनदर एग्जांपल। हम लोग थोड़े से एग्जांपल लिख लेते हैं कि थर्मोलिसिस कैसे कैसे होती है। थर्मोलिसिस का मतलब तो समझ में आना चाहिए। थर्म का मतलब टेम्परेचर और लिसिस का मतलब तोड़ना। ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं कि मान लो अगर कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ले लें हम लोग। ये क्या है? ये पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड है तो इसमें ही बॉन्ड बीच में होगा। जब इसे हीट करोगे तो देखो H2O2 या किसी भी पेरोक्साइड की खास बात ये होती है कि वो बहुत फ्रेक्साइल होते हैं। कैसे होते हैं? फ्रेक्साइल होते हैं। उन्हें तोड़ना बहुत आसान है, मतलब तुम उसे हिला के भी तोड़ सकते हो, कस के हिला दो बस बॉन्ड टूट जाएगा। H2O2 की खासकर बात कि वो एसिड से, बेस से, डस्ट से, सनलाइट से, शेकिंग से, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने से, सब तरह से रेडिकल बॉन्ड टूट जाते हैं। इसीलिए H2O2 की बॉटल्स को ब्राउन बॉटल्स में कहाँ रखते हैं? फ्रिज के अंदर रखते हैं। फ्रिज मतलब तुम्हारे घर की फ्रिज नहीं, लैब की फ्रिज में रखते हैं। ठीक है। तो ये क्या होगा? ये भी टूट जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेके अपना चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके अपना चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? RO रेडिकल प्लस RO रेडिकल बन गया। बन गया आसानी से। अब जैसे ये नोट करते चलो भाई साथ साथ मेरे, ठीक है, लिखते चलो आराम से। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? आनी नहीं चाहिए वैसे, अब क्या आ रही तो मतलब क्या ही कहूँ, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक। आगे बात करता। अगला सी मेथड लिख लेते हैं। जैसे हमने ऑर्गेनिक पेरोक्साइड को तोड़ा वैसे ही हम H2O2 को भी तोड़ सकते हैं। H2O2 तो सब लोग जानते हैं। H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इसे भी हीट करेंगे। अभी मैंने बताया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हीट करोगे क्या होगा? वो OH रेडिकल्स में टूट जाएगा। ठीक। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बाद अगर हमें तोड़ना हो, मान लो कि हमें कोई एल्काइल हैलाइड का बॉन्ड तोड़ना हो रेडिकली, अगर हमें एल्काइल हैलाइड का बॉन्ड तोड़ना है तो मान लिया हमने क्या लिख लिया? RBr लिख लिया। RBr को हीट करेंगे तो क्या होगा? ये R रेडिकल में टूट जाएगा और Br रेडिकल में टूट जाएगा। सिंपल बात है। सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, ये तो मैं आसान वाले ही कर रहा हूँ क्या। ठीक। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल बड़ा पॉपुलर है जिसका नाम है, नाम तो बाद में लिख देते हैं, पहले कंपाउंड लिख देता हूँ। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, CH3 CH3 और यहाँ पे आ गया C ट्रिपल बॉन्ड N। एक एग्जाम्पल, ये बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल है। इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ नाम, लॉन्ग फॉर्म अभी लिख दूंगा। इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है AIBN। ठीक। AIBN है, AIB नहीं केवल। ठीक। तो इसे जब हम हीट करेंगे तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी प्लस CH3C CH3, यहाँ पे एक रेडिकल आ जाएगा और ये C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा। ठीक। ये बन गया। AIBN की फुल फॉर्म होती है एजो आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल। ठीक। लिख दें इसे, इसके नाम को लिख दें। क्या होगा नाम इसका? एजो आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल होगा इसका नाम। क्या होगा नाम इसका? एजो आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल। लिखो इसका नाम।
मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दूँ, चलो ब्लू पेन से लिख देता हूँ भाई, लिख लो इसका नाम एजो आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल, एजो आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल इसका नाम है, ठीक। तो इससे भी हम क्या करते हैं, रेडिकल को जनरेट कर सकते हैं, इससे भी रेडिकल हमारे पास जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ई तक के मेथड हो गए। ये मतलब पॉपुलर है, इसकी यूज नहीं आएगी लेकिन ठीक है, पॉपुलर है यार, मार्केट में पॉपुलर है तो हम लोग भी लिख लेते हैं। अब सारे हम लोग, जो भी तुम्हें लगता है ना कि हम मैं कम पढ़ा रहा था, अब मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, देखो तुम अब मैं मतलब ये मैं यार बंसल में मैंने यही सीखा, मैंने देखो क्या किया, मैंने फिटजी में पढ़ाया, बहुत अच्छा वहां पे सीखा, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत सब कुछ अच्छा किया। और वहां पे क्या सीखा मैंने, वहां पे मैंने सीखा कि कम टाइम में ज्यादा क्या कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। वहां से भी रैंक आई, ठीक, अंडर 100 अंडर 10 तक रैंक आई वहां से। तो फिर मैं बंसल आया, वहां पे मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा कि ज्यादा टाइम में ज्यादा कैसे पढ़ाना होता, वो तो इजी होता, तो ज्यादा टाइम में ज्यादा मैं पढ़ा के दिखा रहा हूँ तुम्हें बंसल में, मैंने ये सीखा। और वहां पे कंटेंट भी थोड़ा सा रिच हुआ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टाइम ज्यादा है तो इधर उधर की बातें भी ज्यादा हम लोग कर सकते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर मैं वीएमसी आया और वीएमसी में आके मैंने फिर से वही काम, तीनों सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किए, तीनों सब्जेक्ट का मतलब फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों। बंसल में केवल ऑर्गेनिक पढ़ा रहा था, तो ऑर्गेनिक देखते हैं हम लोग कोटा स्टाइल, आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सब लोगों ने बहुत अच्छा सिखाया, सब लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं यार, पढ़ना चाहिए बहुत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बात समझ में आनी चाहिए, ठीक। अब आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल कहां तक लिख लिया हम लोगों ने, ई तक लिख लिया, अगला आ गया एफ। और देख लेते हैं, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एफ में क्या करें हम लोग ले लें, मान लो कि ब्रोमो एस्टर ले लें, अगर हम ले लें RCOO ले लें और इसे हीट कर दें, जब इसे हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, RCOO रेडिकल प्लस Br रेडिकल बन जाएगा, आसान बात है। ये रेडिकल बना, अब ये रेडिकल बना तो ये हीट करने पे क्या होगा कि ये इधर आए, ये इधर चला जाए और इसका एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाए, नंबर डाल देता हूँ 1 2 और 3, ठीक। तो क्या हुआ, इससे बन गया क्या, R रेडिकल प्लस CO2 और निकल गई, आसान बात है, ठीक। इसी तरह से अगर हम ट्राई एल्काइल बोरेन ले लें, एफ के बाद क्या आता है यार, ABCDEF के बाद आता है G, मेरे को अल्फाबेट में भी दिक्कत है यार। G क्या होगा कि R3B ले लूं और इसे हीट करूं तो इससे 3R रेडिकल बन जाएगा और बोरॉन बन जाएगा। इसी तरह से टेट्रा एल्काइल लेड ले लें, क्या ले लें, टेट्रा एल्काइल लेड ले लें, R4PB ले लें और इसे हीट करें तो इससे 4R रेडिकल और क्या बन जाएगा, और बन जाएगा PB, ठीक। बात समझ में आनी चाहिए आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होनी चाहिए यार, मैं ये मान लेता हूं कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए कैसी भी, नोट कर लो फटाफट बस, ठीक। नोट करते चलो। तो हम लोगों ने एस तक के तरीके देख लिए कि हम लोग कैसे कैसे रेडिकल, इसके अलावा भी लिखे जा सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत ना के बराबर है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग केवल थर्मोलिसिस की है। अगले मेथड पे चलते हैं, यहां तक नोट कर लो आसानी से, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट। तुम पॉज भी कर सकते हो यार वीडियो में, मतलब उतनी देर रुक के खामोखा में वीडियो की लेंथ नहीं लंबी करते, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं और अगला मेथड लिखता हूं। नेक्स्ट मेथड इज नंबर 2, हम लोगों ने पहला लिखा था थर्मोलिसिस, अब लिख रहा हूं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस मतलब फोटो खींच के तोड़ देना, ऐसा नहीं होता। फोटोलिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट को ही शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, HNu। तो सनलाइट से भी बॉन्ड को ब्रेक किया जा सकता है, जैसे तुम लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी 11th का याद आ रहा हो, ठीक है, अगर 11th थोड़ा बहुत भी याद आ रहा हो तो तुमने पहला मेथड इसमें ए फिर से लिख लेते हैं नंबर, कि अगर पहला मेथड देखे तो क्या लिखा था हम लोगों ने कि हेलोजेंस को हम लोगों ने ब्रेक किया था सनलाइट की प्रेजेंस में, Cl2HNu लिखा था, याद आ रहा, तो इससे क्या बन जाएगा, 2x रेडिकल बन जाएगा, बन जाएगा, आसान है ये तो, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को। इसके अलावा अगर हम लोगों को याद आ रहा हो हेलोजिनेशन ऑफ
एल्केन्स में हम लोगों ने आर आई को नहीं लिखा था, क्योंकि आर आई सनलाइट में डिसोसिएट होके क्या बना देता, आर रेडिकल और आई रेडिकल। ठीक। अगर हम कोई ऐसा एल्काइल हैलाइड ले लें जिसमें बहुत स्टेबल रेडिकल बन रहा हो, और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में ये एल्कीन कह रहा हूं रेडिकल, मैं ये मान के रख रहा हूं कि तुम सब लोगों ने पढ़ के रखी है, जीओसी से पढ़ के रखी है ना आराम से, तो ये बात समझ में आनी चाहिए यार। अगर नहीं आ रही तो फिर तो दिक्कत है ना। तो हमने क्या करा, अगर हम बहुत स्टेबल रेडिकल बनाने की कोशिश करें तो Me3C ले लें। Me3C का मतलब क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया ये। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को लिखेंगे तो Me3C, ये रेडिकल तो बहुत स्टेबल है, स्टेबल होगा ना, प्लस Br रेडिकल। आसानी से बात समझ में आ रही, ठीक है। और भी तरीके लिख देता हूं, तरीके लिखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं से कहीं तक जितने चाहो उतने लिख देंगे, बहुत सारे हैं और बहुत सारे मेरे को याद भी हैं। ठीक, आराम से नोट करते रहो, ठीक है। चलो भाई, और यार लोगों को चैनल के बारे में बताओ, क्योंकि हम लोग फिर से स्टक कर गए, ग्रो नहीं कर रहे ना हम लोग यार। मैं भी थक जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए नई नई चीज़ें ला रहा हूँ इसलिए, क्योंकि थोड़ा तो यार डिमांड बढ़नी चाहिए ना मेरी भी। ठीक, ठीक है। तुम लोग तो यार पढ़ लिख के चले जाते हो सेलेक्ट होके, पिछली बार भी लोग सेलेक्ट हुए, लोगों के लिए बताएंगे, पता नहीं किसने किसने बताया किसे। ठीक है, चलो डी देख लेते हैं। अब इसके अगर हम PS3CI ले लें तो PS3CI क्या हो गया, पी PH3CI का मतलब क्या हो गया, ट्राइफिनाइल ले लिया, और जिसे सनलाइट में रखना है, सॉरी सनलाइट में रखना है तो क्या रख देंगे, इसे बन जाएगा PH3C रेडिकल और प्लस आई रेडिकल, बन गया। इसके अलावा और देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं, लिखते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे आर रेडिकल बन गया, और क्या बन गया, और इससे आर ओ रेडिकल बन गया, सॉरी इससे क्या बन गया, आर ओ रेडिकल बन गया, और क्या बन गया, एनओ बन गया। ठीक, नोट करते रहना है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा फिर एफ देख लेते हैं। NOCl का नाम कोई कमेंट करके बताएगा, NOCl को क्या कहते हैं। NOCl ब्रेक हुआ तो NOCl को कहते क्या है, NOCl में NO रेडिकल बन गया और Cl रेडिकल बन गया, NOCl को कहते हैं टिल्डन्स रिएजेंट। क्या कहते हैं, टिल्डन्स रिएजेंट कहते हैं। नोट करते चलो भाई, आसानी से बात समझ में आनी चाहिए बिल्कुल। मेरी मेरी बात तो मतलब एकदम पकड़ के चलो यार, है ना। स्लो पढ़ा रहे हैं, आराम से धीरे धीरे देखो। जैसे जैसे तुम कमेंट ज्यादा करोगे, शेयर ज्यादा करोगे, मेरे को रिस्पांस तुम्हारा एक बार पता लग गया तो फिर मैं स्पीड कम ज्यादा कर दूंगा। और इस वीडियो के अंत में ये कमेंट जरूर करना कि सर वीडियो की स्पीड कैसी थी। मेरे को तो फीडबैक चाहिए तुम्हारा कि तुम्हें स्पीड कैसी लग रही, तेज लग रही है, ज्यादा धीमी लग रही है, क्या करना चाहिए वो भी बताना, ठीक है। अब हम लोग लाइव पढ़ रहे हैं तो फिर देखते हैं, कभी किसी दिन तो मैं और भी बातें बताऊंगा, काफी सारी हैं करने के लिए तुमसे बातें, लेकिन पहले एक एक करके काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई, अब आगे चलते हैं। एफ के बाद क्या था, ABCDEF के बाद आ गया जी। जी क्या है, जी में हमने क्या किया, हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने फिर से एक परऑक्साइड ले लिया। परऑक्साइड को SNU में रखेंगे तो मैंने बताया था परऑक्साइड ये क्या है, ये लिंकेज कौन सी है, ये परऑक्साइड लिंकेज है। ये क्या है, ये परऑक्साइड लिंकेज ये परऑक्साइड लिंकेज है। तो इसे जब ब्रेक करेंगे तो क्या बना देंगे, इसे बनाएंगे RCO, ओ रेडिकल 2 बार बन जाएगा, बन जाएगा। और हमने अभी देखा था कि जब इसे हम फिर से सनलाइट में रखेंगे या तो ये क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 2 R रेडिकल बन जाएंगे और CO2 बनेगा। अब ये बात होगी कि RR डाइमराइज होगा या नहीं होगा, ये बात की बात है, फिलहाल के लिए अभी बन गई है, ठीक है। इसी के बाद जी के बाद क्या लिख लें, H लिख लें। बिल्कुल जो हम लोगों ने थर्मोलिसिस में की थी वही हम फोटोलिसिस में भी कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे Br ले लें और इसकी रिएक्शन HNU से करा दें तो क्या हो जाएगा, RCO रेडिकल बन जाएगा पहले, प्लस Br रेडिकल बनेगा, और फिर ये फर्दर HNU के साथ रिएक्शन करके R रेडिकल और CO2 बना देगा। यहां तक तो भाई सबको क्लियर होना चाहिए। अभी हम लोगों ने 2 तरीके देख लिए रेडिकल बनाने के, कौन कौन से, एक हम लोगों ने देखा थर्मोलिसिस और एक देखा फोटोलिसिस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अगला मेथड देख सकते हैं, गुड टू गो है। तुम लोग बताना पड़ेगा कि यार हाँ गुड टू गो है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आनी चाहिए यार, स्लोली चल रहा है अब तो। ठीक है, अब सारी रिएक्शंस आएंगी, सारी मैकेनिज्म आएंगी। जिन लोगों को ये तकलीफ थी सर मैकेनिज्म नहीं पढ़ाई, तो देखो मैकेनिज्म। अभी तो हम लोग प्रिपरेशन देख रहे हैं, ठीक है। बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं क्लासरूम में, तो स्टे कनेक्टेड। ठीक, अगला मेथड नंबर 3 आ जाता है। नंबर 3 पे क्या करें, हम लोग कौन कौन सा देख चुके हैं, हम लोग फोटोलिसिस देख चुके हैं और थर्मोलिसिस देख चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम रेडिकल मेटल या मेटल सॉल्ट से भी बना सकते हैं। ठीक, बाय यूजिंग मेटल और मेटल सॉल्ट, बाय यूजिंग मेटल और मेटल सॉल्ट। मेटल और मेटल सॉल्ट को लेके कैसे करेंगे, मान लो हमने यहाँ पे कार्बोकेटाइन ले लिया। ठीक, कार्बोकेटाइन ले लिया तो हमने यहाँ पे अगर कोई मेटल लिखा तो क्या करेगा, कार्बोकेटाइन क्या करे, कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना दे, कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रेडिकल बना दे और मेटल खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां से यहां आते समय क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, आते समय मेटल का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया भाई लोग, हुआ कि नहीं हुआ। मेटल का क्या हो गया, मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ, और कार्बोकेटाइन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो कार्बोकेटाइन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और मेटल का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यही काम हम लोग कई बार करते हैं कार्बोकेटाइन के साथ साथ, और भी जगह तुमने करा है और करेंगे भी आगे। पहले देख लेते हैं। तो अगर हम इसमें बी पार्ट लिख लें तो हम लिखें, मान लो कि हमारे पास आर एक्स है और इसकी रिएक्शन Na से कराई, तो हम लोग वुड्स रिएक्शन जानते हैं। वुड्स रिएक्शन का नाम 11th में सुना होगा। तो इससे क्या बन जाएगा, आर रेडिकल बन जाएगा और क्या बन जाएगा, Na एक्स बन जाएगा। तो ये भी मेथड है एक बनाने का। ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें तो नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हें, मतलब समझ पा रहे हो मेरी बात। राइटिंग भी क्लियर आ रही कि नहीं आ रही, ये कमेंट करके जरूर बताना। अब तो मेरे को लग रहा है कि मैं काफी ठीक लिख रहा हूँ यार, है ना। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो, अगला मेथड नंबर सी डाल लेते हैं हेडिंग। सी में क्या किया, मान लो हमने फिनाइल कैटाइन ले लिया। अब ये मत कहना कि सर फिनाइल कैटाइन तो हाईली अनस्टेबल होगा, अभी फिलहाल मान लेते हैं कहीं से आ गया हमारे पास, और इसे हमने कॉपर +1 ले लिया। तो कॉपर +1 क्या करेगा, कॉपर +1 क्या करेगा, इसे एक इलेक्ट्रॉन देके क्या कर देगा, इसे रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा Cu2+ में। हो जाएगा, खुद क्या होगा, Cu2+ में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगला देखते हैं। थोड़े अब खतरनाक से रेडिकल ऐसे जनरेट कर लेते हैं जिनकी लाइफ स्पैन ज्यादा हो, जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकें। ऐसे इंटरमीडिएट भी हैं जो इन्हें आइसोलेट किया जा चुका है, ठीक है, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर हम लिख लें यहाँ पे, अगर हम क्या करें यहाँ पे लिख लें कि ट्राई टर्शरी ब्यूटाइल 246 ट्राई टर्शरी ब्यूटाइल फिनॉल। कितना बड़ा सा मॉलिक्यूल है। ठीक, इसकी रिएक्शन करा दें K3FeCN6 से, K3FeCN6 से रिएक्शन करा दें इसकी। यार अब मेरे से ये उम्मीद बिल्कुल मत रखना कि मैं डिब्बा बना के पानी निकालूंगा, मेरे से हो नहीं पाता है ना। इन प्रेजेंस ऑफ KOH ये क्या करता है, ये रेडिकल बना देता है। क्या बना देता है, इसे रेडिकल बना देता है। ठीक, ये रेडिकल बन जाता है। कैसे बनता है, ये मैकेनिज्म लिख के बता देता है। पहले नोट कर लो इसे, इसे पहले नोट कर लो यार। इसे मैं रीड्रॉ कर देता हूँ ना, कुछ पेन के बोर्ड की कमी की वजह से ऐसा हो गया। इसे इरेजी करके बना देता हूँ यार, थोड़ा बोर्ड में दिक्कत है। इधर भी आई ना KOH में भी,
लिख देता हूं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अभी नया नया चलाना सीखा हूं यार, तो थोड़ा थोड़ा मेरे को भी ग्लिच का पता नहीं है ना, थोड़ा कंप्रोमाइज तो किया जा सकता है इतना तो। ठीक, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे KOH था। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं, पहले इसे नोट डाउन कर लो, ये थोड़ा मुश्किल बात थी, इसे नोट डाउन कर लो इसे। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं जरा, अगली स्लाइड पे चलें, मैकेनिज्म देखें ये कैसे हुआ होगा, तो ये भी देख सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ता है। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था OH, इसकी रिएक्शन जब KOH से कराई, इधर लिख देता हूं KOH से करा के, इसकी रिएक्शन जब KOH से कराओगे तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। पहले दुनिया में सबसे तेज रिएक्शन कौन सी है, याद रखने वाली, सबसे तेज रिएक्शन जो दुनिया में होती है वो कौन सी है, वो एसिड बेस रिएक्शन है। कौन सी है, एसिड बेस रिएक्शन है। तो यहाँ पे O माइनस आ गया। ठीक, O माइनस आ गया। अब O माइनस की रिएक्शन K3 से कराई, किससे कराई, K3 से कराई। K3 में आयरन जो है वो +3 स्टेट में, आयरन किसमें है, +3 स्टेट में है। तो क्या हुआ कि जब ये कैटायन था तो ये क्या कर रहा था, ऑक्सीडाइज कर रहा था। अब ये क्या करेगा, ये दोनों मिलके रिड्यूस कर देंगे और क्या बना देंगे, ये क्या बन जाएगा, ये रेडिकल बन जाएगा। यहां पे ये क्या बन गया, ये रेडिकल बन गया यहां पे, प्लस K4 Fe बन गया, K4 Fe बन गया, और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आ गई +2। ठीक, ये जो कंपाउंड बना है, जो रेडिकल बना हुआ है, ठीक, ये जो रेडिकल बना हुआ है, मैं ब्लू पेन से लिख देता हूं, ये जो रेडिकल बना हुआ है, दिस वन इज ए ब्लू कलर्ड सॉलिड। क्या है, ब्लू कलर सॉलिड है। ये क्या है, ब्लू कलर सॉलिड है। ठीक, ये क्या है, ये ब्लू कलर सॉलिड है। ठीक, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गेस करो कितना होगा, मेल्टिंग पॉइंट कितना रहा होगा, कमेंट करके अगर कोई बता दे, किसी ने पढ़ा हो तो। अप्रोक्सीमेटली 97 डिग्री है इसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, और ये कैसा है, ये स्टेबल भी है, और स्टेबल होने की वजह से डू नॉट डायमराइज, ये डायमराइज नहीं करता, डू नॉट डायमराइज, डायमराइज नहीं करता। तो मैकेनिज्म भी लिखी जा सकती है, शर्त यह है कि हम मैकेनिज्म लिखना जानते हो, तभी ऐसा हो पाएगा, अदरवाइज ये बहुत दिक्कत की बात है कि मैकेनिज्म हम नहीं लिख पा रहे। ठीक, ज्यादा परेशान होने की जरूरत है, मैकेनिज्म की उतनी जरूरत है नहीं, फिर भी अगर लिख सकते हैं तो लिख देंगे। ठीक है, नोट कर लो भाई, बात समझ में आई। मैकेनिज्म अब शुरू हो रही है धीरे धीरे कहानी, है ना, इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं और अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला डी के बाद ई नंबर लिख लेते हैं, और रिएक्शंस लिख लेते हैं, जितनी चाहो उतनी लिखी जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम मान लो ले लें PH3C+ ले लें, PH3C+ ले लें, और इसकी वेनेडियम 2+ से रिएक्शन कराते हैं, तो इससे क्या होगा, वेनेडियम 3+ बन जाएगा, वेनेडियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये रिड्यूस हो जाएगा जब रेडिकल बन जाएगा। इसी तरह से F ले लें एग्जाम्पल एक और, F में क्या करें, हम फिनॉक्साइड आयन ले लें, अभी लिया था जैसे हम लोगों ने फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन ले लिया। फिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन Fe3+ से भी कराई थी हम लोगों ने, वो बहुत ज्यादा स्टेबल था। अब इसमें देखना क्या होगा, ये रेडिकल बन जाएगा, ये रेडिकल बना, यहां तक बात क्लियर है। तो Fe किस में चला गया होगा, Fe2+ में आ गया होगा, ये रेडिकल नीचे आया 1 और 2, नंबर डाल देता हूं। जब ये नीचे आया तो क्या करा होगा इसने, यहां पे डबल बॉन्ड हो गया होगा,
और यहाँ पे रेडिकल बन गया होगा। ये अपने जैसे दूसरे रेडिकल के साथ क्या हो, अपने जैसे दूसरे रेडिकल के साथ, अपने जैसे दूसरे रेडिकल के साथ क्या करे, ये डाइमराइज हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर ये डाइमराइज होगा, डाइमराइज ही लिख देते हैं ना, डाइमराइज हो गया ये। और डाइमराइज होके इसने बनाया क्या, ध्यान से देखना भाई, कि ये डबल बॉन्ड हो यहीं रहेगा, ये जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड हो यहां पे है, ये बन गया। यहां पे इसके हाइड्रोजन्स हैं, एक हाइड्रोजन यहां पे और एक हाइड्रोजन यहां पे है। तो ये अगर टॉटोमराइज हो जाए, मैं ये मान रहा हूं कि आइसोमेरिज्म करके रखी है हम लोगों ने, तो टॉटोमराइज हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये यहां आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये यहां आएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या बनेगा इससे, ओ एच, ओ एच, ये बन जाएगा। ठीक। तो रिएक्शन की खूबसूरती देख रहे हो, हम लोगों ने कहां से शुरू किया था, रेडिकल जनरेट करने के तरीके से शुरू किया था, लेकिन आखिरी में कुछ और ही बन पाया। ठीक है, यही है कोटा स्टाइल, कि बनाने कुछ जाओ बन कुछ और जाए। ठीक, बात समझ में आ गई होगी अभी तक तो, क्लियर है? लिखते रहो भाई। अभी हम लोग रेडिकल जनरेट करने के तीसरे तरीके पे हैं, तो एफ तक पहुंच गए हैं। ठीक, आई तक करने हैं इस वाले तरीके से, मेटल वाले तरीके से। नोट कर लो मैकेनिज्म, मैं बिल्कुल वेट कर रहा हूँ, आराम से नोट करते चलो। और मैकेनिज्म के लिए भाई लिख लिख के देखो, कहानी सुनोगे तो मेरी बात बहुत कम समझ में आ पाएगी तुम्हारे। ठीक है, लिखो, प्रैक्टिस करो, ये मैकेनिज्म पूरी ड्रॉ करो कॉपी पे बैठ के मेरे साथ, तभी मजा आएगा। देखो यार, आईआईटी में जाना हर कोई चाहता है ना, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। समस्या ऐसी बात की है कि हर कोई जाना चाहता, बस मेहनत नहीं करना पड़े, कैसे ना कैसे लॉटरी निकला है नहीं। अगला रेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th लेवल पे तो इसका यूज कम होता है। ई एफ के बाद जी आ गया ना, ई एफ के बाद जी आ गया। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब एक रेडिकल जनरेटर होता है टेम्पो, उसका नाम है, क्या है, टेम्पो। टेम्पो की फुल फॉर्म जो है वो क्या है, पहले टेम्पो बना दूं कि फुल फॉर्म बता दूं, पहले टेम्पो बना देता हूं, पहले टेम्पो बना दूं। तो टेम्पो जो है वो ये है, यहां सी एस थ्री है, यहां सी एस थ्री है, यहां सी एस थ्री और यहां सी एस थ्री है। इसकी फुल फॉर्म है, कितने मिथाइल हैं, 2,2 6,6, नंबरिंग यहां से कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो क्या नाम है इसका, 2,2,6,6 टेट्रा मिथाइल। यहां तक तो बात समझ में आ गई कि 4 मिथाइल हैं तो टेट्रा मिथाइल लिखेंगे। टेट्रा मिथाइल 1 पोजीशन पे क्या है, 1 पोजीशन पे क्या है, पिपरेडिनाइल, पिपरेडिनाइल। ठीक, और उसके साथ क्या है, ऑक्सी, सॉरी, ऑयल, ये नाम है इसका। ठीक, ऑयल नहीं, ऑक्सी लिखना यार, सॉरी, क्या लिख दिया, ऑक्सी, पिपरेडाइल ऑक्सी, ये इसका नाम है। और ये बहुत स्टेबल है, नाम मतलब जरूरत नहीं है याद रखने की, मतलब नॉट रिक्वायर्ड लिख देते हैं, डू नॉट रिमेंबर लिख देता हूं मैं इस पर, लेकिन तुम्हें जरूरत हो तो देख लेना। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से एक और रेडिकल लिख सकते हैं, जी के बाद आ गया ए बी सी डी ई एफ जी, एच आ गया, कि पी एन पी, ठीक, एन, एक रेडिकल और लिख दिया ये, और यहां पे क्या लगा दें, 246 पे NO2 लगा दें, इतना बड़ा सा, 2,4 डाइनथाइल डाई, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो
एन एन डैश, इसका पूरा नाम लिख दें तो एन एन डैश फिनाइल, एन एन डैश डाई फिनाइल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो हाइड्राजीन लिख सकते हैं इसके। और इसका ये कैसा है, ये सॉलिड है, ये कैसा है, ये सॉलिड है यार, नाम थोड़े गंदे गंदे हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, सॉलिड है और कैन बी केप्ट फॉर ईयर्स, कैन बी केप्ट फॉर ईयर्स, इतना स्टेबल है कि सालों तक इसका हाइफ लाइफ है, चलता रहेगा। कैन बी केप्ट फॉर ईयर्स, बहुत सालों तक स्टेबल इसे रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े हैं टेम्पो और ये, इन्हें ध्यान रखना चाहो, वैसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, जेई में तो इसका नाक के बराबर ही यूज है, लेकिन फिर भी हम लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं तो ज्यादा पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है, सिंपल बात है, ठीक है। कभी एडवांस में आएगा तो हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक। अगला देखते हैं, जी के बाद क्या आ गया, जी एच आ गया, एच के बाद आ गया आई। अगला इज, नेक्स्ट इज आई। आई में हम क्या करें, फेंटन्स रिएजेंट ले लें। फेंटन्स रिएजेंट क्या होता है, Fe2+ की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, H2O2 के साथ कराते हैं। Fe2+ की रिएक्शन H2O2 के साथ कराते हैं तो Fe3+ बन जाता है, OH रेडिकल बनता है और OH- बन जाता है, और इसका नाम फेंटन्स रिएजेंट है। फेंटन्स रिएजेंट, क्या नाम है, फेंटन्स रिएजेंट, क्या नाम है इसका, फेंटन्स रिएजेंट, ठीक। फेंटन्स रिएजेंट का यूज कहाँ पे होता है, यूज कहाँ पे होता है मैं ये बता देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल ले लें, अगर हम इसका एग्जांपल लिख दे रहा हूँ कि लगेगा सर किसी का एग्जांपल भी नहीं लिख रहे हैं, तो एग्जांपल लिख लो कि इसका यूज कहाँ पे होता है। मान लो यहाँ पे हमने अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ले लिया, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ले लिया, तो इसे ये ऑक्सीडाइज कर देता कि Fe3+ और H2O2 ले लें यहाँ पे, तो ये MECO C डबल बॉन्ड O Me बना देता, ठीक। तो ये क्या करा, ये ऑक्सीडाइज कर देता है किसे, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स को ये ऑक्सीडाइज करने का काम आ जाता है, ठीक है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म भी लिखी जा सकती है, चाहो तो इसकी मैकेनिज्म भी लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी, ठीक। चलो लिख देते हैं इसकी मैकेनिज्म भी, नोट करते चलो भाई आसानी से। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखता हूं, ठीक। मैकेनिज्म देखते हैं इसके, हमारे पास क्या था, Me C डबल बॉन्ड O CH OH और Me था, ठीक, ठीक है। तो जो OH- है वो इस H को लेगा, यहाँ पे निगेटिव बना देगा, OH- कर रहा हूँ, OH रेडिकल लेगा, OH रेडिकल जो था उसने इस H को लिया और यहाँ पे एक रेडिकल बना दिया, ठीक। तो क्या बना दिया, Me C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया C पे रेडिकल आ गया, C पे क्या आ गया, C पे रेडिकल आ गया, OH आ गया और Me आ गया, ठीक। यहां तक बात क्लियर हुई। अब जो OH- है, जो बेस था, वो क्या करेगा, वो H को ले ले और इस पे O पे नेगेटिव आ जाए, तो क्या बन गया, Me C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया O-, यहाँ पे आ गया रेडिकल और आ गया Me। फिर हमने क्या किया, हमने लिया Fe3+ को, Fe3+ ने क्या किया, O को ऑक्सीडाइज कर दिया और क्या बना दिया, MECO, O रेडिकल बना दिया, यहाँ रेडिकल और Me है, ये दोनों आपस में आके जुड़ गए और यहां से क्या बन गया, कीटोन बन गया। लॉजिकल रहो यार, रटने वाला तरीका तो तुम्हें मैंने बता ही दिया कि डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे, तो इसे ध्यान रखना आराम से, ठीक है। आराम से लिखा जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत की बात है नहीं, कहीं से कहीं तक आराम से बात समझ में आनी चाहिए, ठीक। चलो ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया यार, ये बाद में लिख के आ रहा है, मैं इसे ठीक कर दे रहा हूँ बस, ठीक है। ये बोर्ड की टेक्निकल एरर्स हैं, ठीक। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं।
अब आगे बात करते हैं, तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं इसका, एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। 5 मेंबर की रिंग ले लेते हैं, डबल बॉन्ड O और OH ले लेते हैं, तो ये भी अल्फा हाइड्रोक्सी है। तो क्या हुआ यहाँ पे Fe3+ और H2O2 लिया, Fe3+ और H2O2 लिया, तो क्या होगा कि ये दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे H है, ये यहाँ से ये टॉटोमराइज हो जाएगा। अब ये टॉटोमराइज हुआ क्यों, टॉटोमराइज होके बना क्या, टॉटोमराइज होके ये बन गया, यहाँ पे H आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई इसकी, ठीक, और ये 100% यील्ड के साथ बन गया ये, ठीक है, ये 100% यील्ड के साथ बन गया। तो ये भी फेंटन्स रीजेंट का एक एग्जांपल है कि इसमें टॉटोमरिज्म कैसे हो रही, ठीक, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। लास्ट मेथड देख लेते हैं, नंबर 4, हम लोगों ने 3 देख लिए, होम थर्मोलिसिस, दूसरा देखा कौन सा, दूसरा हमने देखा क्या, फोटोलिसिस, तीसरा हम लोगों ने देखा क्या, तीसरा हम लोगों ने देखा कि मेटल के साथ कैसे कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक फ्री रेडिकल पहले से लेके आ रहे हैं, उसे डाल दें रिएक्शन मिक्सचर में, तो वो इनिशिएटर का काम करेगा, रिएक्शन को इनिशिएट कैसे करेगा, ठीक है, वो कैटलाइज्ड होते हैं, तो उसे आगे देख लेते हैं। तो नंबर 4 हेडिंग डाल लेते हैं यहां से, नंबर 4 हेडिंग डालते हैं, नंबर 4 इज जनरेशन बाय यूजिंग अनदर फ्री रेडिकल, generation of free radical by using another free radical, another free radical, ठीक, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इनिशिएटर डाल देते हैं, तो यहां पे लिख देते हैं फ्री रेडिकल्स कैन बी यूज्ड एज इनिशिएटर्स, फ्री रेडिकल्स कैन बी यूज्ड एज इनिशिएटर्स ऑफ चेन रिएक्शंस, चेन रिएक्शंस के इनिशिएटर की तरह इन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, एग्जाम्पल में मान लो हमने H रेडिकल ले लिया और इसकी रिएक्शन HX से करा दी, तो ये क्या करेगा, ये इससे लेके इसे निकाल देगा बाहर, तो क्या बन गया, हाइड्रोजन बन गई और X रेडिकल बन गया, बन गया, ठीक है। ये हम मान लो कि HCl ले लें और HCl 35 ले लें यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल ले लें 37, ठीक। तो क्या क्या हो सकता है, ये बना सकता है HCl 37 वाला प्लस Cl 35 वाला रेडिकल जनरेट कर सकता है, कर सकता है, या फिर जो Cl35 वाले से जो जनरेट हुआ है, Cl35 वाले से ही रिएक्ट कर जाए, ये क्या करे, Cl35 वाले रेडिकल से दोनों आपस में मिल जाए, मैं उधर ही लिख देता हूं कि क्या हो सकता है कि Cl रेडिकल और Cl37 भी आपस में मिल जाए, ठीक, और प्लस H रेडिकल बन जाए। लेकिन H रेडिकल जो है वो हाईली अनस्टेबल है, कैसा है, हाईली अनस्टेबल है, H रेडिकल कैसा है, हाईली अनस्टेबल है, ठीक। H रेडिकल कैसा होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, तो H रेडिकल के साथ समस्या है, उस समस्या का निदान हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा, ठीक। कैसे ढूंढेंगे, ये नोट कर लो भाई, यहां तक बात समझ में आ रही, कमेंट करके यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही करना है, लोगों तक भेजना है, ठीक है। अभी मैकेनिज्म की बात आएगी तब मजा आना शुरू होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल से शुरू किया, थोड़ा सा कल अगली क्लास से जब हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे, जनरल रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल, तो मजा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब अगर मान लो कि हमने जैसे H रेडिकल ले लिया या X रेडिकल लिया, X रेडिकल की रिएक्शन में RS से करा दी, ठीक।
अब आर एस से कराई तो तुम ये नहीं कर सकते हो कि इसमें कि आर एच बना, आर एक्स बना दें, आर एक्स बना दें और एच रेडिकल बना दें, ये रिएक्शन होगी ही नहीं। बल्कि ये करेगा क्या, ये बनाएगा आर रेडिकल और एच एक्स बनाएगा। क्यों नहीं होगी ये रिएक्शन, क्योंकि एच रेडिकल कैसा है, अनस्टेबल है। एच रेडिकल कैसा है, अनस्टेबल है, तो ये रिएक्शन होना बहुत बहुत मुश्किल है या नामुमकिन कह सकते हैं। इसी तरह की एक रिएक्शन अगर हम पॉलीमराइजेशन में कराना चाहें तो मान लो कि जैसे हमने आर रेडिकल लिया और एल्कीन ले ली, इथीन ले ली और इथीन ले ली एक्सिस में, इथीन कैसी ले ली, एक्सिस में ले ली, तो ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये आगे चला जाएगा, तो क्या बन गया, आर सी एच टू रेडिकल बन गया, और ये अगली वाली इथीन मॉलिक्यूल पे अटैक कर देगा यार, कर देगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये तो ये क्या होंगे, धीरे धीरे करके पॉलीमराइज हो जाएंगे। पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमराइजेशन से बनेगा क्या, पॉलीमराइजेशन से बन जाएगी पॉलीथीन। तो ये क्या बन गई, पॉलीथीन। ठीक, ये क्या बन गई, पॉलीइथीन बन गई। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि रेडिकल से हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल की बात आज हम लोगों ने करी, और आई होप सबको अच्छा लगा होगा करके। और हम लोग, अब तुम देख रहे हो कि लगभग लेक्चर की लेंथ बढ़ रही है, तो लेक्चर की लेंथ डे बाई डे बढ़ती जाएगी। फ्रीक्वेंसी हम लोग 3 लेक्चर तक रखेंगे वीकली, तो वो कर ही रहे हैं। बाकी तुम्हें नोट्स बनाने हैं, और इसके पीडीएफ नोट्स मेरे हैंड रिटन वाले भी, ये तो क्लास नोट्स हैं, इनके अलावा मैं तुम्हें हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगा, जो कि तुम्हें यहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आसानी से, वहां से तुम उठा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, पढ़ते रहो अच्छे से और सिलेक्शन हम लोग करके रहेंगे। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो अपना, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।